नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप बढ़िया होंगे और तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। आइए आज हम लोग बिहार के नदी और बिहार के जलवायु के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। जो पहले प्रश्न को हम लोग देख रहे हैं इसमें गंगा नदी के संदर्भ में क्वेश्चंस है। और पहला ऑप्शन है गंगा बिहार में चौसा के पास यानी बक्सर के समीप बिहार में प्रवेश करती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। दूसरा कह रहा है यह नदी बिहार के उत्तर और दक्षिण को दो भाग में यह बांटते हैं, यानी कि संपूर्ण बिहार, चूंकि यह बिहार के लगभग मध्य से क्रॉस करता है, यानी यदि हम लोग गंगा को देखें तो ये गंगा बिहार के लगभग मध्य से क्रॉस करता है। तो स्वाभाविक है कि ये बिहार को नॉर्थ और साउथ में यह बांटता है। तो यह नदी बिहार को उत्तर और दक्षिण के दो भाग में बांटते हैं। ये भी ऑप्शन इसका सही है। तीसरा कह रहा है बिहार में इसकी कुल लंबाई 445 किलोमीटर है। यह भी सही है। पटना, मुंगेर और भागलपुर जैसे महत्वपूर्ण शहर इसके तट पर स्थित हैं। यह भी सही है। इसका मतलब यहाँ पर यह होगा कि इसका सही उत्तर होगा 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़े। गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से होकर के बहती है। निम्न में से कौन सा इसका सही ऑप्शन है? तो इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि यह बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर और लखीसराय से होकर के गुजरती है। और आपको यहाँ पर याद रखना है कि इनमें से इसकी सबसे ज़्यादा जो लंबाई है वो है पटना जिले में इसकी लंबाई सर्वाधिक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे। दूसरा प्रश्न कह रहा है बिहार में गंगा नदी की कुल बहाव कितना है? तो याद रखना है कि यहाँ पर यानी इस राज्य में गंगा की सबसे अधिक लंबाई सबसे जो लंबाई सही है वो क्या है ऑप्शंस में, वो 445 किलोमीटर है। यहाँ पर हमें याद रखना है कि गंगा की कुल लंबाई कितनी है। तो गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। और इस संदर्भ में यदि हम लोग देखें तो उत्तराखंड राज्य में, यानी कि यदि हम लोग बात करें तो उत्तराखंड राज्य में गंगा की लंबाई 110 किलोमीटर है। जबकि उत्तर प्रदेश राज्य में यदि हम लोग बात करें तो 1450 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कहाँ है? तो यह उत्तर प्रदेश में इसकी लंबाई है। और यदि हम लोग बात करें पश्चिम बंगाल के बारे में तो पश्चिम बंगाल में इस नदी की लंबाई है 520 किलोमीटर। इसकी लंबाई है पश्चिम बंगाल राज्य में। तो ये पॉइंट को याद रखिएगा कि गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। उत्तराखंड में इसकी लंबाई 110 किलोमीटर है। 1450 किलोमीटर यह उत्तर प्रदेश में है। 520 किलोमीटर इसकी लंबाई पश्चिम बंगाल में है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार में गंगा से पटना में दानापुर के समीप आकर के मिलती है? यानी यह ऑप्शंस दिया हुआ है और यह आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सी नदी जो है वो बिहार में गंगा से पटना में दानापुर के समीप आकर के मिलती है। तो इसका सही जवाब है सोन नदी। और सोन नदी के बारे में यदि हम लोग बात करें तो याद रखिएगा कि सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो सोन नदी का जो उद्गम है, यह उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम होता है अमरकंटक। और अमरकंटक की जो पर्वतीय क्षेत्र है या पहाड़ी क्षेत्र है, इसी जगह से भारत की एक बहुत महत्वपूर्ण नदी है जिस नदी का नाम है नर्मदा। तो नर्मदा नदी का उद्गम जो है वह भी अमरकंटक से ही होता है। क्लियर? यानी नर्मदा नदी का उद्गम जो है वह अमरकंटक से होता है। और यह पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी मानी जाती है। घाघरा के बारे में यदि हम लोग बात करें तो घाघरा नदी आकर के गंगा में कहाँ पे मिलती है? तो यह आकर के मिलती है गंगा में बिहार में छपरा के स्थान पे। और यदि हम लोग बात करें कोसी नदी के बारे में तो कोसी जो है यह कटिहार के पास एक स्थान है जिसका नाम है
कुर्सेला। तो यह कुर्सेला जो कि कटिहार जिला में पड़ता है, तो ये यहाँ पर आकर के मिलती है। और बागमती नदी सीधे गंगा में नहीं मिलती है। क्लियर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सोन नदी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ें। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार में गंगा में सबसे पश्चिम में आकर के मिलती है, यानी कि गंगा में सबसे पश्चिम। तो यहाँ भी रखिएगा कोऑर्डिनेट्स को, अगर हम लोग देखते हैं नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, इसका मतलब यहाँ से रिलेटेड प्रश्न पूछा जा रहा है। तो सबसे पश्चिम में आकर के मिलने वाली जो नदी है वो है घाघरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। पुनपुन नदी बिहार में किस जिले से प्रवेश करती है? क्लियर? पुनपुन दक्षिण से आकर के गंगा में मिलती है और यह कहाँ से प्रवेश करती है? तो यह बिहार में औरंगाबाद जिले से यह प्रवेश करती है। क्लियर? और पुनपुन नदी गंगा में यदि यह प्रश्न पूछा जाए कि कहाँ पे आके मिलती है, तो ये गंगा की सहायक नदी है। और यह गंगा में आकर के कहाँ में मिलती है? तो फतुहा के समीप आकर के गंगा में मिल जाती है। और यदि यह बात करें कि पुनपुन नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो पुनपुन नदी का उद्गम होता है झारखंड में एक स्थान है जिसका नाम है पलामू। तो यह पलामू के जो पठारी क्षेत्र है वहां से इस नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी नदी का उद्गम महाभारत श्रेणी से होता है? यह महाभारत श्रेणी कौन सी श्रेणी है? तो याद रखिएगा, महाभारत श्रेणी जो है यह मध्य हिमालय, महाभारत श्रेणी जो है यह मध्य हिमालय में, नेपाल में इसे इस नाम से हम लोग जानते हैं। यानी नेपाल में मध्य हिमालय को महाभारत श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ जो नदी निकलती है वह नदी है कमला नदी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी नदी गंगा की दाईं ओर की सहायक नदी है? देखिए, कई बार नदियों के संदर्भ में कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी नदी का बहाव यदि पश्चिम से पूरब की ओर है, तो इधर से आने वाली जो भी नदियां होगी, इधर से आने वाली जो भी नदियां होंगी, तो इधर से आने वाली जितनी भी नदी होगी यह इसकी कहाँ की कहा जाएगी? तो ये कहा जाएगा कि इसकी बाईं ओर की सहायक नदी है। इसकी बाईं ओर की यह सहायक नदी है। और यदि इधर से आकर के कोई नदी अगर इस नदी में मिल रही है, इधर से आकर के कोई नदी मिलती है, तो इसे हम लोग कहेंगे यह दाईं ओर की सहायक नदी है। तो अब अगर हम लोग बात करें कि घाघरा के बारे में चर्चा करें, या यदि हम लोग बात करें कोसी के बारे में चर्चा करें, महानंदा के बारे में चर्चा करें, तो यह गंगा की बाईं ओर की सहायक नदी है। लेकिन अगर हम सोन के बारे में बात करें, यदि हम पुनपुन के बारे में बात करें, यदि हम क्यूल नदी के बारे में बात करें, तो यह गंगा की दाईं ओर की सहायक नदी मानी जाएगी। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि कौन सी नदी गंगा की दाईं ओर की सहायक नदी है? तो दाईं ओर की सहायक नदी हो जाएगी सोन, जबकि बूढ़ी गंडक, बागमती, या फिर अगर हम लोग महानंदा के बारे में चर्चा करते हैं तो यह गंगा की बाईं ओर की सहायक नदी मानी जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। कोसी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अपने मुख्य धारा के रूप में अरुण कोसी नदी के साथ में तिब्बत में उत्पन्न होती है। यह सही स्टेटमेंट्स है। यह नेपाल में सप्तकोशी के रूप में यह जानी जाती है। ठीक है, जहां यह 7 नदियों का जहां यह 7 नदियों का संगम है। यह स्टेटमेंट भी ठीक है। यह बिहार में गंगा से मिलने से पहले अपने मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, जिससे भारी बाढ़ आती है। यह स्टेटमेंट भी सही है। और यह हम सभी जानते हैं कि कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन के कारण ही उत्तर बिहार में बाढ़ के बड़े कारणों को में से एक कारण यह माना जाता है। इस वजह से स्टेटमेंट पहला, स्टेटमेंट दूसरा और स्टेटमेंट तीसरा जो है वह सही स्टेटमेंट माना जाएगा। बिहार में सोन नदी के महत्व पर विचार कीजिए। अब ये कह रहा है यह छोटा नागपुर पठार से निकलती है और बिहार में उत्तर पूर्व दिशा से आकर के बहती है।
ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जैसा मैंने अभी जस्ट बताया कि यदि हम लोग बात करते हैं सोन नदी के उद्गम के संदर्भ में, तो सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो सोन नदी का उद्गम होता है अमरकंटक के पहाड़ी क्षेत्र से, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। यह बिहार की एक महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना सोन प्रणाली का यह स्रोत है, ये सही है। यह अपनी रेत के लिए प्रसिद्ध है, जो निर्माण कार्यों के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट जो होगा, यह 2 और 3 स्टेटमेंट जो है यह सही माना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। बूढ़ी गंडक नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्लियर। अब पहला स्टेटमेंट कह रहा है ये नदी पश्चिम चंपारण से बिहार में प्रवेश करती है। ये स्टेटमेंट ठीक है, पश्चिम चंपारण से ये प्रवेश करती है। यह नदी अपने ऊपरी भाग में किस नाम से जानी जाती है? सिकराना के नाम से जानी जाती है, और निचले भाग में यह बूढ़ी गंडक के नाम से जानी जाती है। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। ये नदी खगड़िया जिले में गंगा से आकर के मिलती है, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो इस वजह से स्टेटमेंट 1, 2 और 3 नदी जो है, 3 जो ऑप्शन है, यानी 1, 2 और 3 जो ऑप्शन है, यह सही माना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ लोग आगे बढ़ते हैं। कोसी नदी बिहार में किस जिले से प्रवेश करती है? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कोसी नदी जो है यह बिहार में कहाँ से प्रवेश करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, यह बिहार में सुपौल जिले से, यानी यदि हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो यह सुपौल जिले से यह प्रवेश करती है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर यह प्रश्न कर रहा है कि पूर्वी सोन नहर के द्वारा किन जिलों में सिंचाई की जाती है? तो अब यहाँ पर याद रखना है कि सोन नहर के द्वारा, यानी पूर्वी और पश्चिमी, ये 2 सोन की ये कह सकते हैं कि नहरी क्षेत्र है, यानी पश्चिमी सोन नहर। तो पश्चिमी सोन नहर के द्वारा यदि बात किया जाए तो इसके द्वारा जो है यह कैमूर हो गया। इसके द्वारा यदि हम लोग देखें तो रोहतास, साथ साथ में बक्सर और भोजपुर के क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। जबकि यदि हम लोग बात करें पूर्वी सोन नहर के द्वारा, तो पूर्वी सोन नहर के द्वारा जहाँ जहाँ पर सिंचाई की जाती है, इनमें यदि हम लोग बात करें तो इनमें हो जाएगा, जैसे अरवल हो गया, जैसे जहानाबाद हो जाएगा, या फिर जैसे हम लोग देखते हैं औरंगाबाद हो गया। इसके अलावा यदि हम लोग बात करें तो गया हो गया। तो इन जिलों में पूर्वी सोन नहर के द्वारा सिंचाई की जाती है। तो आइए ऑप्शंस में देखते हैं, बक्सर, औरंगाबाद, अरवल और जहानाबाद। तो देखो यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि बक्सर और पूर्वी सोन नहर, तो बक्सर जो है वो पश्चिमी सोन नहर, इस वजह से ऑप्शन गलत हो जाएगा। बक्सर कैमोनारा, अगेन बक्सर इस वजह से गलत है, यहाँ पर भी ये बक्सर है, फिर गलत है। तो इनमें से ऑप्शन जो होगा वो डी होगा, यानी कि इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर कह रहा है कि बिहार की जलवायु किस प्रकार की है? तो देखो, भूमध्य रेखीय, उपोष्ण कटिबंधीय, शुष्क मरुस्थलीय या आर्द्र उष्ण कटिबंधीय। देखिए इसका सही जवाब जो होगा वो होगा कि जैसे यदि हम लोग भारत की जलवायु के बारे में बात करते हैं, तो भारत की जलवायु कैसी है? तो हम लिखते हैं कि भारत की जलवायु जो है वो कैसा है? तो हम लिखते हैं यहाँ पर कि भारत की जलवायु जो है वो है उष्ण कटिबंधीय, और साथ साथ में शब्द का प्रयोग करते हैं मॉनसून। क्लियर। तो स्वाभाविक है कि भारत की जलवायु उष्ण कटिबंध किस वजह से है? क्योंकि भारत में लगभग मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, और मानसून इस वजह से क्योंकि अधिकांश जो वर्षा की प्राप्ति होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होती है। और हमारे यहाँ पर मूल रूप से यदि देखा जाए तो वर्ष में जो मौसमी हवाएं हैं उसका परिवर्तन होता है। तो ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर जो प्रणाली है उसमें परिवर्तन होता है, वैसे क्षेत्रों को मानसून कहा जाता है। तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून है। स्वाभाविक है कि बिहार की भी जलवायु कैसी होगी? तो यह भी जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून होगा। तो इस ऑप्शंस को अगर हम देखें, चूंकि बिहार थोड़ा सा उत्तर में है, यानी कि अगर हम इसके अक्षांशीय भाग के बारे में यदि हम लोग चर्चा करें तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है?
तो हम लिखते हैं सर कितना है, तो आप सभी को याद है कि 24 डिग्री 20 मिनट ये नॉर्थ से आरंभ होता है। तो इस वजह से और अधिकतम यह कितना दूर तक चले जाते हैं, तो यह अधिकतम जो है ये 27 डिग्री 31 मिनट नॉर्थ तक चला जाता है। तो ऐसे में यहाँ की जलवायु कैसी होगी, तो यहाँ की जलवायु जो होगा वह उप उष्ण कटिबंधीय प्रकार की जलवायु होगी, यानी इस ऑप्शंस के हिसाब से अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़े। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि बिहार में शीत ऋतु में किस प्रकार की वर्षा होती है। शीत ऋतु में तो मूलतः अगर हम देखें तो शीत ऋतु में बिहार में जो वर्षा होती है वो चक्रवातीय होती है। और ये चक्रवातीय वर्षा कैसी होती है, तो ये चक्रवातीय वर्षा अगर हम लोग देखते हैं तो यह पश्चिमी विक्षोभ कहलाता है। पश्चिमी विक्षोभ कहलाते हैं। और पश्चिमी विक्षोभ मतलब यहाँ पर इसे हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। इसे हम लोग अंग्रेजी में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। तो हमारे यहाँ पर दिसंबर के लास्ट में और दिसंबर के अंत और जनवरी के जो महीने होते हैं इसके आरंभ में जो वर्षा होती है तो वह वर्षा कैसी होती है, तो यह एक प्रकार का शीत चक्रवात वर्षा होती है। यानी इससे यानी पश्चिमी विक्षोभ एक प्रकार का क्या है, तो यह एक प्रकार का शीत चक्रवात कहा जाता है। ठीक है, हमें याद रखना है कि चक्रवात दो प्रकार के होते हैं। यानी यदि हम चक्रवात के बारे में पढ़ते हैं साइक्लोन के बारे में, तो साइक्लोन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जिससे हम लोग उष्ण चक्रवात कहते हैं और एक होता है जिससे हम लोग शीत चक्रवात कहते हैं। तो यह एक प्रकार का टेम्परेट साइक्लोन इसको कहा जाता है। तो शीत ऋतु में जो बिहार में वर्षा होती है वो चक्रवातीय प्रकार की होती है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। बिहार में मानसून का आगमन आमतौर पर किस महीने होता है। क्लियर, भारत में मानसून का आगमन कब होता है, तो यहाँ पर जब हम मानसून बोलते हैं तो यह मानसून का मतलब होता है दक्षिण पश्चिम मानसून से यह मतलब आता है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से अधिकांश वर्षा बिहार में ही साथ साथ में भारत में प्राप्त होती है। इस पॉइंट्स को हमें याद रखना है। तो बिहार में मानसून का आगमन कब होता है, तो यहाँ पर याद रखना है दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन भारत में कब से माना जाता है, तो 1 जून से भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन माना जाता है। और यह मानसून मूल रूप से अगर देखा जाए तो संपूर्ण भारत में 15 जुलाई तक यानी कि 15 जुलाई तक ये सक्रिय हो जाते हैं। इस आधार पर यदि हम लोग देखते हैं तो माना ऐसा जाता है कि लगभग 15 जून तक यानी कि लगभग 15 जून तक यह मानसून बिहार में पहुंच जाता है। तो मतलब यहाँ पर ऑप्शन इसका बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस भाग में प्राप्त होती है। याद रखिएगा किशनगंज, अररिया और ये जितने भी भाग हम लोग देखते हैं इस जगह पर ज़्यादा वर्षा की प्राप्ति होती है। इसका मतलब यहाँ पर ये होगा उत्तर पूर्वी भाग में सर्वाधिक वर्षा की प्राप्ति मानी जाती है। और यदि हम लोग देखें तो सर्वाधिक वर्षा जो है वो रिकॉर्ड किया गया है यानी कि किशनगंज का, जहाँ पर 215 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा रिकॉर्डेड है। बिहार में मानसून की वापसी कब से शुरू होती है। अब देखिए जहां मानसून की वापसी लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कौन से मानसून के बारे में चर्चा हो रहा है, तो यह साउथ वेस्ट मानसून के बारे में ही चर्चा हो रही है। क्लियर। और यहाँ पर हम बार बार जब साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं तो इसका मतलब है कि भारत में मानसून की एक और शाखा है जिससे हम लोग नॉर्थ ईस्ट मानसून के नाम से भी हम लोग जानते हैं। साउथ वेस्ट मानसून मूल रूप से क्या है, तो यह हम लोग समर मानसून कहते हैं। और जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है यह मूल रूप से क्या है, तो हम इसे विंटर मानसून के नाम से भी जानते हैं। अधिकांश यदि वर्षा की प्राप्ति देखा जाए या फिर अगर बाकी जो तथ्य को देखते हैं भारत के संदर्भ में, उसका संबंध मूल रूप से किससे है, तो वो उसका संबंध साउथ वेस्ट मानसून से है जिसको हम लोग दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि जैसा मैंने अभी बताया कि मॉनसून का आगमन भारत में कब से होता है, तो 1 जून से भारत में प्रवेश करता है और संपूर्ण भारत में ये सक्रिय हो जाते हैं 15 जुलाई। क्लियर।
और मानसून की वापसी आरंभ कब से होती है? तो मानसून की वापसी आरंभ होती है 1 सितंबर से। और ये संपूर्ण भारत से कब वापस लौट जाता है? तो 1 दिसंबर को ये भारत से इसकी वापसी हो जाती है। तो बिहार में मानसून जो है, यह सितंबर के मध्य से ये लौटना आरंभ करता है, क्योंकि ये जो 1 सितंबर हम लिख रहे हैं, यह 1 सितंबर जो है, यह राजस्थान के जैसलमेर क्षेत्र से इसे रिकॉर्ड किया जाता है और यहाँ से मानसून की दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी आरंभ होती है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्न में से सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा माना जाता है? तो सबसे कम वर्षा वाले जिले के बारे में यदि हम लोग बात करें तो यह औरंगाबाद है। बिहार के जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? तो बंगाल की खाड़ी से निकटता, ठीक है, ये है, इसके प्रभावित करते हैं, क्योंकि जैसे ही अगर हम लोग देखते हैं कि बंगाल की खाड़ी में अगर कभी भी चक्रवात की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसके प्रभाव बिहार में पड़ते हैं। हिमालय पर्वत की स्थिति, स्वाभाविक है कि हिमालय क्षेत्र में अगर हम लोग देख सकते हैं कि जैसे ही हमारे मानसून जो है वो हिमालय क्षेत्र के पास पहुंचते हैं, तो मानसूनी हवा को रोकने ही के कारण भारत में अच्छी खासी वर्षा होती है और भारत की जलवायु को प्रभावित करने में हिमालय पर्वत का बहुत बड़ा योगदान है। क्लियर है, साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाएं जो हैं वो हिमालय के द्वारा रोक दी जाती हैं, तो स्वाभाविक है कि हिमालय पर्वत की स्थिति जो है ये जरूर मानी जाएगी। और साथ साथ में भूमध्य रेखा से दूरी जो है, यानी कि भूमध्य रेखा से बिहार की दूरी अच्छी खासी है, तो स्वाभाविक है यह तीनों कहीं न कहीं बिहार के जलवायु को प्रभावित करती है। तो इस आधार पर यदि हम लोग बात करें तो उपरोक्त सभी ऑप्शंस इसके सही माने जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे कह रहा है कि बिहार में नॉर्वेस्टर का संबंध में कौन सा कथन जो है वह सही है? देखो, एक चीज याद रखना है कि जैसे भारत में जब दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय होते हैं, यानी दक्षिण पश्चिम मानसून के सक्रिय होने से पहले कुछ स्थानिक क्षेत्र में कुछ वर्षा की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसे कुछ क्षेत्रीय नाम दिया गया है। जैसे यदि हम लोग बात करें कि जिसको हम लोग बोल सकते हैं नॉर्वेस्टर, तो अगर हम लोग देखते हैं तो बिहार में, या फिर यदि हम लोग बात करते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश, क्लियर, या फिर अगर हम लोग बात करते हैं झारखंड, तो इन राज्यों में जो वर्षा होती है इन्हें एक क्षेत्रीय नाम दिया गया है और इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है नॉर्वेस्टर। इसी तरह से यदि हम लोग देखें तो पश्चिम बंगाल में इस प्रकार की जो वर्षा होती है इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो यहाँ इसे काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। और यदि हम लोग बात करें असम में, तो असम में इसी प्रकार की वर्षा को हम लोग बारदोली छेड़ा कहते हैं, यानी इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कहा जाता है बारदोली छेड़ा के नाम से इसे बोला जाता है असम में। और यदि हम लोग देखें तो केरल के कुछ भागों में इसे ही किस नाम से जाना जाता है? तो इसे इस प्रकार की जो बारिशें होती हैं, ठीक है, तो उसे फूलों की वर्षा या चेरी ब्लॉसम के नाम से जाना जाता है, यानी कि उसे फूलों की वर्षा या फिर चेरी ब्लॉसम के नाम से जाना जाता है। और साथ साथ में केरल और कर्नाटक के कुछ क्षेत्र में इसी प्रकार की जो वर्षा होती है, यानी मानसून से पहले जो बारिशें होती हैं, इसे मैंगो शावर या आम्र वर्षा के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि बिहार में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? देखो, याद रखना है कि बिहार में भारत में जो औसत वार्षिक वर्षा है वो कितनी है? तो वो 125 सेंटीमीटर के आसपास में है। और यदि हम लोग बिहार के बारे में चर्चा करें तो बिहार में 115 सेंटीमीटर के आसपास बारिशें होती हैं। तो यदि देखा जाए तो यहाँ पर ये ऑप्शंस इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि बिहार में मानसून
जब आती है तो हवाएं किस प्रकार की चलती हैं? तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि ये जो हवाएं हैं, यह पूर्वी हवाओं के रूप में चलती है, क्योंकि जैसे हम लोग को याद रखना है कि जब ये हवा प्रवेश करती है, यानी 0 डिग्री से जब क्रॉस करती है, तो यह एक प्रकार का दक्षिण-पश्चिम हवा के रूप में भारत में प्रवेश करती है। लेकिन अराकन योमा पर्वत की वजह से ये हवा इस प्रकार से मुड़ जाती है और बिहार में यह हवा कैसे पहुंचती है? तो बिहार में यह हवा पूर्व से पहुंचती है, तो यहाँ पर हमें इसका सही जवाब क्या होगा? तो यह पूर्वी हवा ये कहा जाएगा। यानी जो दक्षिण पश्चिम मानसून के समय में जो हवाएं आती हैं, यह पूर्वी छोर से बिहार में प्रवेश करती है, या इसे हम लोग अगर और सही अगर कहें तो यह दक्षिण पूर्वी मानी जाएगी। दक्षिण पूर्वी रूप में यह बिहार में प्रवेश करती है। बिहार में औसत कितने प्रतिशत वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है? तो देखो, 70% से अधिक वर्षा जो है वो बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून से ही प्राप्त होता है। आइए इस प्रश्न को देखते हैं, और यहाँ पर कह रहा है कि बिहार में किस प्रकार की जलवायु का अनुभव होता है? बिहार चूंकि समुद्री क्षेत्र से दूर है, तो यहाँ पर कोई तटीय जलवायु तो मिलेगा नहीं, तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर जो जलवायु मिलती है, यानी विश्व के संदर्भ में अगर किसी भी स्थान में जो समुद्र से दूर है, वहाँ पर अत्यधिक शीत यानी कि ऋतु होगी और अत्यधिक ग्रीष्म ऋतु होगी। यानी जो भी क्लाइमेटिक कंडीशंस होगा वह अपने एक्सट्रीम कंडीशंस पे होता है। तो स्वाभाविक है कि ऐसे क्षेत्र को हम लोग महाद्वीपीय जलवायु के क्षेत्र में कहते हैं। बिहार चूंकि यह अपने कह सकते हो कि समुद्री क्षेत्र से दूर है, तो इस वजह से यहाँ पर महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है।